तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टिकल क्रिएचर्स के बारे में जो शायद एग्जिस्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस मुझे बस इतना पता है कि इस वीडियो में आपको मजा बहुत आने वाला है। तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मैं इतना बता दूं कि ये जो वीडियो अपन देखने वाले हैं इसका पूरा क्रेडिट जाता है होस्ट टीवी को। और इस वीडियो का और इस चैनल का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो ओरिजिनल वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हो या फिर हजारों साल पुरानी मिथोलॉजीज के खतरनाक तरीन मिथिकल क्रिएचर्स, ये सिर्फ इंसान के दिमाग तक नहीं थे बल्कि रियलिटी में इस दुनिया में घूमा करते थे। ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, फेनरियर। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में एक फेनरियर नामी जायंट वुल्फ बहुत ज्यादा फेमस है और इसी मिथिकल वुल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखा होगा। गाइस आप बताना, आपने ये थॉर रैग्नारॉक मूवी देखी या नहीं देखी? मैंने देखी, काफी अच्छी पिक्चर है भाई। इसमें थॉर का जो वो सीन होता है जब वो प्लेन से कूदता है और स्टाइल मारने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, काफी खतरनाक सीन था। आपने देखी नहीं देखी कमेंट में जरूर बताना। फेनरियर के जैसी जायंट वुल्व्स और भी कई मिथोलॉजीज में अपीयर हुई हैं। असल में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के जमाने में आपको ये जायंट वुल्व्स जरूर देखने को मिलती। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्व्स की। इन्हें इस दुनिया में इवॉल्व होने वाली सबसे बड़ी वुल्व्स की नस्ल बताया जाता है और कंपैरिजन के लिए ये मॉडर्न डे लार्जेस्ट ग्रे वुल्व्स से 25% बड़ी होने के साथ साथ हर लिहाज से बेहतर थी। इसलिए तो डायर वुल्व्स आइस एज के बहुत से मेगाफोना का आसानी से शिकार किया करती थी। गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये आपने भी नोटिस किया होगा कि पुराने टाइम के जितने भी क्रिएचर्स थे ना, वो सबके सब बड़ी होते थे। भले वो स्कॉर्पियन से लेके कोई छोटी से छोटी चींटी भी हो जाती थी, वो अभी के मॉडर्न क्रिएचर्स से बड़ी होती थी। ये मैंने नोटिस किया, बहुत सारे वीडियो आज तक मैंने खुद ने भी बनाया और बहुत सारे देखे भी हैं, तो उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। बहरहाल जब आइस एज खत्म हो रही थी तो इनकी ज्यादातर डाइट का हिस्सा होने वाले मेगाफोना भी खत्म होने लग गए थे, जिसके नतीजे में डायर वुल्व्स भी एक्सटिंक्ट हो गयी। लेकिन इनके साथ कोएग्जिस्ट करने वाली ग्रे वुल्व्स आज भी जिंदा हैं, जिसकी वजह है ये छोटे एनिमल्स का शिकार करती हैं। नंबर 6, 4 टस्क एलिफेंट। तो गाइस यहाँ पर 4 टस्क एलिफेंट में जो हाथी दिखाया ना, उसको देख के मेरे को इंद्रदेव के एरावत की याद आ गई। आपको शायद पता होगा इनके बारे में, ये इंद्रदेव के हाथी थे, ऐसा मेरे को देख के लग रहा है, बाकी पता नहीं। 4 टस्क एलिफेंट। हिंदुइज्म में हमें कई बार 4 टस्क यानी 4 दांत वाले एलिफेंट्स का जिक्र देखने को मिला है, जैसे कि इंदिरा नामी डीडी की एरावत नामी सवारी। और यही मैं बोल ही रहा था भाई, मेरे को लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। और मतलब बहुत बार मैंने सुना है ऐसा इनके बारे में, बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र आया है। दोस्तों, 23 से 2 मिलियन ईयर्स पहले जब मैग्लेडॉन समंदर में घूम रही थी तो उस दौरान वाकई में जमीन में 4 दांत वाले गोम्फोथियर्स नामी एलिफेंट्स के रिलेटिव्स इस दुनिया में पाए जाते थे। माना जाता है ये अपने नीचे के दांतों को शवल की तरह इस्तेमाल करके आसानी से अपनी हर्बीवरस डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। वैसे जिस दौरान गोम्फोथियर्स इस दुनिया में घूम रहे थे उस वक्त तक हम इंसान छोटे दिमाग वाले होमो इरेक्टस तक ही इवॉल्व हुए थे। इसलिए पॉसिबल है कि गोम्फोथियर्स के फॉसिल्स ने हिंदुइज्म के मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंस्पायर किया होगा। नंबर 5, मैपिनग्वारी। काफी सालों से अमेज़न जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मैपिनग्वारी नामी मॉन्स्टर को देख। भाई ये क्या है भाई? इसके पेट को देखो यार, इसके पेट में एकदम वो डोरेमोन की जो पॉकेट होती है वैसा कुछ मुंह है। तो क्या ये पेट से खाता होगा? आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक आंख है और पेट में माउथ है। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर का काम अमेज़न जंगल को प्रोटेक्ट करना है। अब साइंटिस्ट्स के मुताबिक तो ये क्रिएचर सिर्फ मिथिकली है, लेकिन हम सब जानते हैं अमेज़न जंगल में आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लॉथ नामी एनिमल्स एक्सिस्ट किया करते थे और ये चलते भी मैपिनग्वारी मॉन्स्टर की तरह थे। साथ में इनका साइज एलिफेंट्स के जितना होता था और ये
ये साइज तो मिथिकल मैप इंक्वायरी से भी कुछ हद तक बड़ा है। खैर हम ये भी जानते हैं कि आइस एज के खत्म होते होते और साथ में इंसानों की हंटिंग ने इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर दिया था। इसलिए शायद अमेज़ोनियन ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लॉथ की कहानियाँ सुनाते होंगे और उन्हीं हजारों सालों के कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉथ रियल एनिमल से मिथिकल मैप इंक्वायरी क्रिएचर बन गया। एक बात भाई की मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये जब भी कोई मिथिकल क्रिएचर की बारे में बताते हैं तो ये कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते कि भाई अंधविश्वास को फैलाए। ये हमेशा कहते हैं कि उसका कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट लाने की कोशिश करते हैं अपने वीडियो में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लॉथ आज भी घूम रहे हो। वैसे ग्राउंड स्लॉथ कैसे इस दुनिया में वापसी आएंगे इसका तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया ही था। नंबर 4 ग्रिफिन। वेल ग्रिफिन्स का जिक्र तो भाई ग्रिफिन मुझे वो हैरी पॉटर वाले ईगल के जैसा क्यों दिख रहा है? वो जो आधा पीछे से घोड़ा था आगे से ईगल जैसा कुछ था, वो मेरे को पता नहीं था। लेकिन 5000 साल पुरानी मेसोपोटामियन मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है और फिर मजीद ये तकरीबन हर ये कह रहा था मिथोलॉजी मैं। में अपीयर हुए। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का मानना है लायन जमीन के एनिमल्स के बादशाह हैं और वहीं ईगल आसमानों के एनिमल्स के बादशाह। इसलिए जब पुराने लोगों को सेराटॉप्सियन डायनासोर्स के फॉसिल्स पहली बार मिले तो इन्होंने इन्हें फौरन लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर ग्रिफिन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। मैं लेकिन ये कह रहा किसको था, पता हैरी पॉटर था में जो दिख प्रेजेंट रहा डे था से ना। सिर्फ 700 साल पहले इंसानियत से दूर न्यूजीलैंड में सच्ची के ग्रिफिन्स पाए जाते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल्स नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक। वैसे आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मेरे पिछले वीडियो में मैंने भी हैस्ट ईगल को कवर किया था, तो आपने देखा नहीं हो तो वो जाके देख सकते हो। तरीन ईगल की स्पीशीज किसी ग्रिफिन से कम नहीं थी। और तो और ये जाइंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे। वैसे मोआ का वेट अराउंड 250 केजी था और वहीं एवरेज इंसान का वेट 60 केजी होता है। इसलिए हास्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल अराउंड 1300 एडी में जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए ये सब थे, मुझे पता है वही वैसे, क्योंकि माओरी मैंने इसके जिनका ऊपर आपने वीडियो बनाई थी। रिसेंटली हाका डांस भी देखा होगा, तो इन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर भाई 3 आधे जानवर तो इंसानों के दोस्तों, जैसे अगर आपने एक्सटिंक्ट भी हो गए। अपने बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा सबने देखा, हमें सबने इसमें कई देखा। बार कापा नामी मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाया गया है। निंजा बल कापा हथौड़ी में भी रियलिटी दिखाते थे में इसको। जापानीज मिथोलॉजी का हिस्सा है। जापानीज लोगों ज्यादा के निंजा मुताबिक हथौड़ी में ये दिखाते थे मिथिकल उसे। क्रिएचर किसी जाइंट टर्टल की तरह दिखाई देता है और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना है। वल अगर डायनासोर्स के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्केलॉन नामी कापा जैसा टर्टल अभी जिंदा होता तो शायद ये इंसानों के साथ कापा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह ये है कि आर्केलॉन इस दुनिया में डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। ये साइज बराबर है होंडा सिविक के। वैसे आर्केलॉन की डाइट मॉडर्न डे टर्टल्स की तरह पता चला omnivorous पहले के थी। लोग इसके और ऊपर अजीब बैठ के बात जाते तो थे ये है इधर-उधर। कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के शेल को तोड़ना था। नंबर 2 ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से ले। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या साउंड था वैसे। हाँ, नंबर 2 ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। अच्छा, तो वो कुछ अजीब सी आवाज़ तो आई मुझे भी, तो उसके मतलब जो आवाज़ आई उसी के ऊपर उसका नाम पड़ गया द ब्लूप।
ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। खैर स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था ऐसी कोई आवाज डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं इसी स्पेक्यूलेशन से हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था। पर हाँ, बाद में रिवील हुआ कि ये एंटार्क्टिका में कुछ जाइंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ब्लूप जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए। क्यों भाई, पर आप समझ सकते हो कि पूरा जो हमारा ओशन है उसका सिर्फ 5% ही हमने आज तक देखा है और बाकी का 95% किसी ने देखा ही नहीं आज तक। तो फिर मतलब ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा कोई क्रिएचर हो, तो अपन कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि 95% हमने ओशन को देखा ही नहीं आज तक। तो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। के जोरासिक पीरियड में लीडसिक्थिस नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी, जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी। तो बिल्कुल किसी 40,000 दांत भाई, अपने पास 32 है और उनके पास 40,000 है। मतलब आप सोच सकते हो, मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। वैसे लीडसिक्थिस कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बर्लिन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1, जाइंट बोविड्स। बोविड्स वैसे फिल्टर फीडर्स क्या होता है ये मुझे नहीं पता भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो आप बता देना भाई कमेंट में, मेरे को नहीं पता ही। वैसे अगला एनिमल कौन था, ये तो देखा ही नहीं मैंने। से कम नहीं थे। वैसे लीडसिक्थिस कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बर्लिन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1, जाइंट बोविड्स। बोविड्स कैटल, बुफेलो और बाइसन को कहते हैं, और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जाइंट करके बहुत सी मिथोलॉजीज में दिखाया गया है। जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी के फेमस मिनोटॉर जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन और हिंदू लोगों के बीच में जाइंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जाइंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रांस नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोविड्स पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके हॉर्न्स के बीच में भी आराम से कार फिट हो सकती थी। वैसे बाइसन लैटिफ्रांस 2 लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाए जाने वाली अपने से छोटी स्पीशीज स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे। और स्टेप बाइसन साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से आज भी डिस्कवर होते रहते हैं। वेल, बाइसन लैटिफ्रांस अपने एंसेस्टर्स स्टेप बाइसन के साथ साथ आइस एज के खत्म होने और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक्सटिंक्शन का नाम आता है जब भी किसी भी एनिमल्स का, तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमंस का हाथ तो होता ही है भाई। ऐसा कोई एनिमल नहीं होगा जिसमें शायद ह्यूमंस का हाथ नहीं होगा एक्सटिंक्शन में। हाँ, डायनासोर वगैरह में तब तो ह्यूमंस थे ही नहीं जब वो एक्सटिंक्ट हुए, लेकिन अभी के जो मॉडर्न एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो रहे, उसमें ह्यूमंस का ही हाथ है। अच्छा, वीडियो खत्म हो गया। अबे भाई यार, इतना अच्छा वीडियो था कि पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। तो गाइस, वीडियो तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराने आया हूँ कि यार 226 सब्सक्राइबर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई सजेशन देना है, कोई कमी लगी तो आप बता सकते हो। और अगर आपको जानना है कुछ एक्सटिंक्टेड मॉन्स्टर्स के बारे में तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और लेवाइथन की मिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।